बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.10 जिसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की रियल लाइफ एप्लीकेशंस देख रहे हैं। आइए कुछ मजीद प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 8। स्टेटमेंट इज अ फार्मर बॉट सम शीप फॉर रुपीज 9,000। स्टूडेंट्स, जैसे ही ये लाइन हम क्लासरूम में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स हंस पड़ते हैं। रीजन, आजकल के दौर में सम शीप 9,000 रुपीज में, आजकल के दौर में तो एक शीप नहीं मिलता 9,000 रुपीज में। स्टूडेंट्स, कोई टेंशन ना ले, ये ओल्ड स्टोरी है, ये पुराने वक्तों की बात है जिस वक्त से ये प्रॉब्लम बनाया गया और अभी तक हमारी टेक्स्ट बुक में उसी तरह से चल रहा है। हम बात आगे बढ़ाते हैं। अ फार्मर बॉट सम शीप फॉर रुपीज 9,000। इफ ही हैड पेड रुपीज 100 लेस फॉर ईच, he would have got 3 sheep more for the same money. How many sheep did he buy when the rate in each case is uniform? Students, हमें मालूम करना है कि उस किसान ने 9,000 रुपीज में कितने शीप खरीदे, ये हमें मालूम करना है। और डिटेल स्टोरी क्या है वो अब जरा समझते हैं। स्टूडेंट्स, 9,000 रुपीज में अगर उसने शीप खरीदे जो हमने मालूम करने हैं, हम लेट कर लेते हैं कि वो नंबर ऑफ शीप है एक्स। अब 9,000 रुपीज में एक्स शीप खरीदे, एक शीप की प्राइस क्या होगी? शाबाश जी, एक्स शीप उसने खरीदे 9,000 रुपीज में, तो एक शीप की प्राइस, चले आपको आसान एग्जांपल देता हूं। अगर 5 बुक्स की प्राइस 500 हो तो एक बुक की प्राइस क्या होगी? जी, 500 डिवाइडेड बाय 5 यानी 100 रुपीज की एक बुक होगी। एक्स है नंबर ऑफ शीप, हम जो लेट कर रहे हैं। एक्स शीप 9,000 रुपीज में उसने खरीदे, एक शीप की प्राइस क्या होगी? इट विल बी 9,000 डिवाइडेड बाय एक्स, यह है एक शीप की प्राइस। अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। हमें कहा गया इफ ही हैड पेड रुपीज 100 लेस फॉर ईच, अगर उसने हर शीप 100 रुपए सस्ता खरीदा होता, हर शीप 100 रुपए सस्ता खरीदा होता। फर्ज करें अभी हो सकता है वो एक शीप जो है वो 500 रुपीज का खरीद रहा है, अगर हर शीप उसे 100 रुपीज लेस यानी 400 रुपीज का मिलता, ही वुड हैव गॉट 3 शीप मोर फॉर द सेम मनी। इतने ही पैसों में यानी 9,000 रुपीज में उसे 3 शीप ज्यादा मिल जाते। डेफिनेटली अगर उसे शीप सस्ते मिलेंगे तो फिर उतने ही पैसों में शीप ज्यादा मिल सकते हैं। हाउ मेनी शीप डिड ही बाय, ये है हमारा एंड कि हमें नंबर ऑफ शीप फाइंड आउट करने हैं। यहां पर एक और बात भी है कि when the rate in each case is uniform, इसका मतलब क्या है? स्टूडेंट्स, यहां पर दो सिचुएशंस बताई गई हैं। एक है एक्स नंबर ऑफ शीप 9,000 रुपीज में, इस सूरत में भी हर शीप की प्राइस जो है वो बराबर है। ये नहीं है कि 9,000 रुपीज में जो उसने शीप खरीदे, शीप जो है वो डिफरेंट रेट्स के हैं कि ये 500 वाला है, ये 600 वाला है, ये 300 वाला है, ये 400 वाला है, ऐसा नहीं है। सब शीप्स की प्राइस एक ही है। अब दूसरा केस है कि जब उसने 3 शीप ज्यादा खरीदे, x प्लस 3 शीप उसने खरीदे, जब उसने 100 रुपए हर शीप सस्ता खरीदा, उस सूरत में भी तमाम शीप जो हैं उनकी जो प्राइस है वो बराबर है। हर केस में जो रेट है वो यूनिफॉर्म है। ये लास्ट लाइन से हमें कन्वे किया गया है। स्टूडेंट्स, हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट number of sheep is equal to x, नंबर ऑफ शीप x। अब अमाउंट जो वो इन्वेस्ट कर रहा है इस पर वो क्या है? टोटल अमाउंट हम यहां लिखेंगे इज इक्वल टू रुपीज 9,000। स्टूडेंट्स, एक्स शीप उसने खरीदे 9,000 रुपीज के, एक शीप की प्राइस हमने अभी डिस्कस किया 9,000 डिवाइडेड बाय एक्स। 5 बुक्स की प्राइस 500, तो एक की प्राइस 500 डिवाइडेड बाय 5। हम यहां लिखेंगे देन प्राइस ऑफ 1 शीप
9,000 डिवाइडेड बाय x। अब अगली बात की तरफ आते हैं। इफ ही हैड पेड ₹100 लेस फॉर ईच, इस केस में एक शीप की प्राइस है 9,000 डिवाइडेड बाय x। वो कहता है अगर हर शीप 100 रुपए सस्ता हो तो 3 शीप वो ज्यादा खरीद लेता। पहले नंबर ऑफ शीप है x, हम कर लेते हैं नंबर ऑफ शीप x प्लस 3। बाय सेकेंड कंडीशन नंबर ऑफ शीप x प्लस 3। उतने ही पैसों में उन्होंने कहा कि x प्लस 3 शीप उसने खरीदे फॉर द सेम मनी। अब जब पहले हमारी कंडीशन थी कि 9,000 रुपीज में x शीप खरीदे, तो 9,000 डिवाइडेड बाय x एक शीप की प्राइस। अब है नंबर ऑफ शीप x प्लस 3। अब एक शीप की प्राइस होगी 9,000 डिवाइडेड बाय x प्लस 3, प्राइस ऑफ वन शीप। $9,000 डिवाइडेड बाय x प्लस 3। स्टूडेंट्स, अब ये जो बात है इसको हमने बीच में इंक्लूड करना अपनी स्टोरी के। ये क्या है? इफ ही हैड पेड ₹100 लेस फॉर ईच। हमने इस वक्त दो प्राइसेस निकाली हैं एक शीप की। एक है कि प्राइस ऑफ वन शीप 9,000 डिवाइडेड बाय x, और जब x प्लस 3 शीप उसने खरीदे तो प्राइस ऑफ वन शीप है 9,000 डिवाइडेड बाय x प्लस 3। मुझे बताएं कि महंगा शीप कब खरीदा गया? यहां पर प्राइस ज्यादा है या यहां पर ज्यादा है? द आंसर इज यहां पर ज्यादा है, क्योंकि यहां पर 9,000 रुपीज में x शीप खरीदे गए, जबकि यहां पर 9,000 रुपीज में x प्लस 3 शीप खरीदे गए। यहां पर एक शीप 100 रुपीज सस्ता है, 100 रुपए सस्ता है। सो हम यहां लिखेंगे बाय गिवन कंडीशन $9,000 डिवाइडेड बाय x एक शीप की प्राइस पहले केस में, और 9,000 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 दूसरे केस में एक शीप की प्राइस, और इन दोनों का जो फर्क है वो है 100 रुपीज का। स्टूडेंट्स, ये बन गई हमारी इक्वेशन बाय गिवन कंडीशन। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, और x बुनियादी तौर पर हमने क्या लेट किया है? नंबर ऑफ शीप। यही हमें फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को किस तरह सिंप्लीफाई करें? शाबाश जी। सबसे पहले तो मुझे नजर आ रहे हैं ये 100, 9,000 और 9,000 ये बड़े बड़े नंबर्स हैं, इनको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर हम पूरी इक्वेशन को 100 से डिवाइड कर दें, यहां पर 1 आ जाएगा और यहां पर भी ये दो जीरोज इसके कम हो जाएंगे। सो हम क्या करेंगे? हम पूरी इक्वेशन को 100 से डिवाइड कर देते हैं। यहां पर रह जाएगा 90 ओवर x, माइनस यहां पर भी 90 ओवर x प्लस 3, और यहां पर 1। अब क्या करें? अब हमारे पास डिनोमिनेटर में यहां पर x और x प्लस 3 आ रहे हैं। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्दर सिंप्लीफिकेशन क्या हो सकती है? जी, यहां पर आपके ज़हन में आएगा कि हम एलसीएम ले लें। बिल्कुल दुरुस्त, कोई मसला नहीं। आप लेफ्ट साइड पर एलसीएम लेके इन्हें फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। दूसरा रास्ता यह है कि आप एलसीएम से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें, तब भी डिनोमिनेटर से जान छूट जाएगी। पहली सूरत में जब आप एलसीएम लेकर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो एलसीएम इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं इसे पूरी इक्वेशन को x इंटू एक्स प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x इंटू एक्स प्लस 3। इस टर्म को जब हम x इंटू एक्स प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, x एक्सिस के साथ कैंसिल होगा, यह आ जाएगा 90 इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 90 x प्लस 3 कैंसिल होगा, x इसके साथ अटैच हो जाएगा, इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 3। स्टूडेंट्स, एलसीएम लेकर भी अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यही स्टेप आना था।
वहां पर भी हमने दोनों साइड्स को एलसीएम से मल्टीप्लाई ही अल्टीमेटली करना था। फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं जी। 90x प्लस 3 इंटू 90 इज 270 माइनस 90x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x। फर्दर सिंप्लीफिकेशन यहां पर अगर आप गौर करें, ये 90x इस 90x से माइनस 90x से कैंसिल हो रहा है, सो ये होगी कैंसिलेशन। 270 को दूसरी तरफ अगर हम शिफ्ट कर दें तो हमें इक्वेशन मिलेगी एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 270 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, ये हमें एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल चुकी। अब यहां पर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हम यूजुअली दो रास्ते इस्तेमाल करते हैं, या तो हम मिडिल टर्म ब्रेक करने की कोशिश करते हैं या हम क्वाड्रेटिक फार्मूला की तरफ जाते हैं। आप जरा सोचें, क्या मिडिल टर्म ब्रेक हो सकती है? यहां पर प्रोडक्ट बन रहा है माइनस 270 और सम या डिफरेंस हमारा आना चाहिए 3। दो नंबर सोचें जिनका प्रोडक्ट माइनस 270 हो और सम या डिफरेंस आपके पास प्लस 3 आए। शाबाश जी, क्या बन रहा है? चले मैं आपको बताता हूं। इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 15x माइनस 270 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, 18 और माइनस 15 का प्रोडक्ट माइनस 270 और 18 माइनस 15 इज प्लस 3। यहां पर हमें कॉमन मिल रहा है x प्लस 18 और यहां पर कॉमन मिल रहा है माइनस 15 x प्लस 18। फर्दर वी हैव x माइनस 15 और x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट, जब भी दो या दो से ज्यादा फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो तो जिस जिस फैक्टर के अंदर वेरिएबल मौजूद होगा आप उसे इक्वल टू 0 लेकर जरूर सॉल्व करेंगे। सो यहां पर हम इन दोनों को इक्वल टू 0 लेंगे क्योंकि दोनों के अंदर वेरिएबल मौजूद है। इट विल बी x माइनस 15 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। यहां से आ गई x की वैल्यू 15 और यहां से आ गई x की वैल्यू माइनस 18। स्टूडेंट्स, अगर तो हमें सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कहा जाए, जैसे ये इक्वेशन है, तो ये दोनों सॉल्यूशंस जायज हैं, ये दोनों x की वैल्यूज जायज हैं। लेकिन हमारे इस प्रॉब्लम के अंदर हमने x को एक खास रोल दिया था और वो x क्या है? x है नंबर ऑफ शीप की तादाद है। सो x की वैल्यू माइनस 18, नंबर ऑफ शीप नेगेटिव नहीं हो सकते, सो हमें ये वैल्यू इग्नोर करनी है और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। यानी उस किसान ने 15 शीप खरीदे 9,000 रुपीज में। हम इसको कंक्लूड करते हैं कुछ इस तरह से, नॉट पॉसिबल बिकॉज x is number of sheep। इससे हम कंक्लूड करेंगे हेंस फार्मर बॉट इज इक्वल टू 15 शीप। ये स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर। अब हम अपने इंटरेस्ट के लिए ये चेक कर सकते हैं कि एक शीप की प्राइस क्या बनी होगी। 9,000 रुपीज के 15 शीप हैं, 9,000 डिवाइडेड बाय 15, स्टूडेंट्स 600 रुपीज का एक शीप उसे मिल रहा है। अब दूसरी सूरत यह थी कि अगर हर शीप 100 रुपीज लेस हो तो वो 3 शीप ज्यादा खरीद लेगा इतने ही पैसों में। तो स्टूडेंट्स 15 शीप के हिसाब से 600 रुपीज का एक शीप बनता है। 100 लेस अगर हम कर दें तो 500 का बनता है एक शीप। 500 से अगर हम डिवाइड करें 9,000 को तो हमें आंसर मिलता है 18,
यानी उसे 3 शीप ज्यादा मिल जाएंगे, 18 शीप उस सूरत में मिल जाएंगे। सो हमारी कंडीशन जो है वो इस आंसर के मुताबिक सेटिस्फाई हो रही है। और ये आप चेक कर लिया करें, इससे ये भी पता चल जाता है कि हमारा जो सोल्यूशन है वो बिल्कुल सही है। स्टूडेंट्स, इसी टाइप का एक और प्रॉब्लम देखते हैं। Students, this is problem number 9. Statement is, a man sold his stock of eggs for rupees 240. Students, जिस दौर में, जिस वक्त में 9,000 रुपीज के 15 शीप मिल सकते हैं, तो स्टूडेंट्स उस दौर में स्टॉक ऑफ एग्स 240 रुपए में ही बेचा जाता होगा। हमने प्रॉब्लम नंबर 8 में देखा कि वहां पर हमने 9,000 रुपीज में 15 शीप खरीदे, तो स्टूडेंट्स उसी दौर में 240 रुपए का स्टॉक ऑफ एग्स बेचा जा रहा है। अब बाकी स्टोरी जरा पढ़ते हैं। इफ ही हैड 2 डजन मोर, अगर उसके पास 2 दर्जन अंडे ज्यादा होते, ही वुड हैव गॉट द सेम मनी, वो इतने ही रुपए हासिल करता, बाय सेलिंग द होल, वो तमाम अंडे बेचकर फॉर ₹0.5 पर डजन चीपर। स्टूडेंट्स, पहली सूरत में अगर हम लेट करें कि उसके पास x डजन एग्स थे, यानी जो नंबर ऑफ एग्स थे वो थे x डजन, वो बेचकर उसने 240 रुपए हासिल किए। फिर वो कहता है अगर उसके पास 2 दर्जन ज्यादा होते, यानी x + 2 डजन हो जाते, तब भी वो इतने ही पैसे हासिल करता। भाई क्यों? अब तो उसके पास जो नंबर ऑफ एग्स हैं वो ज्यादा हो गए, तब इतने पैसे वो क्यों हासिल करेगा? तो इसका मतलब है कि वो सस्ते बेच रहा है। वो कितने सस्ते बेच रहा है? वो 0.5 रुपीज पर डजन सस्ते बेच रहा है। स्टूडेंट्स, हमें मालूम करना है कि उसने कितने दर्जन अंडे बेचे। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं स्टोरी। हम लेट कर लेते हैं नंबर ऑफ एग्स इज इक्वल टू x डजन। लेट नंबर ऑफ एग्स इज इक्वल टू x डजन। अब उसको जो अमाउंट हासिल हो रही है x डजन एग बेचकर, वो कितनी है? 240 रुपीज। अमाउंट रिसीव्ड इज इक्वल टू ₹240। स्टूडेंट्स, अगर x दर्जन अंडे 240 रुपए में हो, तो 1 दर्जन अंडे कितने के होंगे? शाबाश। चले मैं आपको आसान एग्जांपल देता हूं आजकल के दौर के हिसाब से। अगर 5 दर्जन अंडे 500 रुपए के हों, तो 1 दर्जन अंडे कितने के होंगे? जी, 500 डिवाइडेड बाय 5। 500 डिवाइडेड बाय 5, तो यहां पर x दर्जन अंडे 240 रुपए के हैं, 1 दर्जन अंडे 240 डिवाइडेड बाय x। सो हम यह लिखेंगे प्राइस ऑफ 1 डजन ऑफ एग्स। 1 डजन ऑफ एग्स इज इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाय x। स्टूडेंट्स, ये तो आ गया पहला केस, पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन ये है कि अगर उसके पास 2 दर्जन अंडे ज्यादा होते, तो तब भी वो इतने ही पैसों में वो बेचता। क्यों बेच देता? वो 0.5 रुपीज 1 दर्जन 0.5 रुपीज 1 दर्जन पर सस्ते बेचता। अब दूसरी कंडीशन के मुताबिक अगर हम स्टोरी चलाएं, बाय सेकंड कंडीशन, if he had 2 dozen more eggs, then number of eggs हो जाएंगे x + 2 डजन। अब भी वो उतनी ही अमाउंट हासिल करता। हमें कहा गया है ही वुड हैव गॉट द सेम मनी, यानी 240 रुपए ही। प्राइस ऑफ 1 डजन ऑफ एग्स, इस सूरत में भी हम फाइंड आउट करेंगे। प्राइस ऑफ 1
डजन ऑफ एग्स। 240 रुपए है टोटल अमाउंट, x प्लस 2 डजन अंडे हैं, तो एक दर्जन होंगे 240 डिवाइडेड बाय x प्लस 2। स्टूडेंट्स, ये जो एक दर्जन की प्राइस हमने निकाली है, ये प्राइस सस्ती है, ये प्राइस कम है। कितनी कम है? 0.5 रुपीज पर डजन। ये इतना फर्क है। यानी ये जो एक दर्जन की जो प्राइस है 240 डिवाइडेड बाय x, 240 डिवाइडेड बाय x प्लस 2, पहली प्राइस का दूसरी प्राइस से फर्क है 0.5 रुपीज का। इस सूरत में हम अंडे सस्ते बेच रहे हैं, यानी ये प्राइस एक दर्जन की कम है। सो हम यहां लिखेंगे बाय डिफरेंस ऑफ प्राइसेस। पहली प्राइस है 240 डिवाइडेड बाय x माइनस 240 रुपए में ही x प्लस 2 डजन एग्स, तो ये सस्ता हुआ, यानी यहां पर सस्ते हैं अंडे। कितने सस्ते हैं? 0.5 रुपीज पर डजन। ये पर डजन का रेट, ये भी पर डजन का रेट, दोनों में फर्क 0.5 रुपीज का। स्टूडेंट्स, ये बन गई हमारी इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहां पर हमें बड़ा अजीब लग रहा है कि ये 0.5 है, इक्वेशन के अंदर डेसिमल हमें अजीब लगता है। तो स्टूडेंट्स, कोई मसला नहीं, आप 0.5 को फ्रैक्शन में ले जाएं। क्या लिख सकते हैं हम 0.5 को? जी, 0.5 का मतलब 1/2 यानी हाफ। हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, 240 डिवाइडेड बाय x माइनस 240 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 इज इक्वल टू 1/2। स्टूडेंट्स, अब इस इक्वेशन को किस तरह से फर्दर सिंप्लीफाई करके आपने सॉल्व करना है, ये आपका काम है। मैं आपको यहां पर अगेन ये बता दूं कि x की जो आखिर पर वैल्यूज आएंगी उनके बारे में जरूर सोच लीजिएगा कि x आपने क्या लेट किया हुआ है। और क्या लेट किया हुआ है? x है हमारे नंबर ऑफ एग्स। सो अगर x की वैल्यू नेगेटिव आ जाए आखिर पर, तो उसको आपने इग्नोर करना है और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को कंसिडर करना है। स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम को अब आप खुद कंप्लीट कीजिएगा। मैं बढ़ता हूं इसी टाइप के एक और प्रॉब्लम की जानिब। Students, this is problem number 10. Statement is, a cyclist traveled 48 km at a uniform speed. Had he traveled 2 km per hour slower, he would have taken 2 hours more to perform the journey. How long did he take to cover 48 kilometers? Students, हमें मालूम करना है एक साइकिलिस्ट का टाइम ड्यूरेशन 48 किलोमीटर्स ट्रैवल करने के लिए। हमें उसके बारे में एक इंफॉर्मेशन दी गई है कि अगर उसकी स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर कम होती तो इतना ही डिस्टेंस कवर करने के लिए उसे 2 घंटे ज्यादा लगते। डेफिनेटली अगर आप स्पीड कम करेंगे तो फिर टाइम तो आपको ज्यादा लगेगा। स्टूडेंट्स, यहां पर एक और बात जो बताई गई है वो है यूनिफॉर्म स्पीड। वो ट्रैवल कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड पर। ये यूनिफॉर्म स्पीड से मुराद, जी, स्पीड चेंज नहीं हो रही। हर टाइम ड्यूरेशन पर, चाहे वो छोटे से छोटा टाइम ड्यूरेशन ही क्यों ना हो, उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो सेम है, उसने स्पीड बढ़ाई नहीं। यानी अगर हम फर्ज करें कि पहले 1 मिनट में अगर उसने 20 किलोमीटर सफर किया तो अगले 1 मिनट में भी 20 किलोमीटर ही सफर किया। ये इससे मुराद यूनिफॉर्म स्पीड। स्टूडेंट्स, हमें मालूम करना है कि उसने 48 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लिया। सो हम टाइम को लेट कर लेते हैं इस दफा x या इस दफा t लेट कर लेते हैं, t फॉर टाइम। सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट टाइम टेकन टू ट्रैवल 48 किलोमीटर्स इज इक्वल टू t आवर्स। आवर्स में बात की जा रही है, स्पीड आवर्स में है तो मैंने टाइम भी आवर्स में कंसीडर कर लिया। टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 48 किलोमीटर।
स्टूडेंट्स 48 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए उसे टी आवर्स लग रहे हैं। हमारे पास डिस्टेंस मौजूद, हमारे पास टाइम मौजूद। अगर मैं आपसे कहूं कि स्पीड फाइंड आउट करनी है तो कैसे होगी? जी, क्या रिलेशन है डिस्टेंस, स्पीड और टाइम का? शाबाश। जी, स्पीड के लिए फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं यहां से स्पीड, then speed is equal to distance divided by time, 48 divided by t। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गई पहली सूरत में स्पीड कि अगर वो 48 किलोमीटर कवर करने के लिए टी आवर्स लेगा। अब अगली बात हमें यह बताई गई, दूसरी कंडीशन, हैड ही ट्रेवल्ड 2 किलोमीटर पर आवर स्लोअर, अगर उसकी स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर कम होती तो उसे 2 घंटे ज्यादा लगते। यानी पहले टाइम है टी आवर्स, तो दूसरी कंडीशन में उसका टाइम क्या हो जाएगा? 2 घंटे ज्यादा, यानी टी प्लस 2 आवर्स। तो हम दूसरी कंडीशन कंसीडर करते हैं बाय सेकंड कंडीशन, टाइम टेकन इज इक्वल टू टी प्लस 2 आवर्स। ये सेकंड कंडीशन में टाइम 2 घंटे उसने ज्यादा लिए। अब जब 2 घंटे ज्यादा लिए तो उसकी स्पीड क्या होगी, ये हम फाइंड आउट कर लेते हैं। डिस्टेंस वही है, फॉर सेम जर्नी उसने कहा 48 किलोमीटर। सो अब हम स्पीड निकालते हैं। देन स्पीड विल बी (48 डिवाइडेड बाय टी प्लस 2). टाइम ज्यादा हो गया, इसका मतलब है कि स्पीड कम है, और कितनी कम है यह भी हमें बताया गया है, 2 किलोमीटर पर आवर कम है। सो हम डिफरेंस इन स्पीड्स लिखेंगे। हेंस डिफरेंस इन स्पीड्स, हमारे पास पहली स्पीड है 48 डिवाइडेड बाय टी, माइनस दूसरी स्पीड है 48 डिवाइडेड बाय टी प्लस 2 इज इक्वल टू, दोनों स्पीड्स का डिफरेंस है 2 किलोमीटर पर आवर का। पहले स्पीड ज्यादा थी, टी आवर्स लग रहे थे, अब स्पीड हो गई कम क्योंकि टी प्लस 2 आवर्स लग रहे हैं। और कितना फर्क? 2 किलोमीटर पर आवर का। स्टूडेंट्स, ये हमारी बन गई एक इक्वेशन जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक अननोन, हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना है, हमें मिलेंगी टी की वैल्यूज। स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम को मैं आपके लिए मुकम्मल कर देता हूं। पहली बात, आप पूरी इक्वेशन को अगर 2 से डिवाइड कर दें तो 48 भी छोटा होकर क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। सो हम यहां लिख देंगे 24 डिवाइडेड बाय टी माइनस 24 डिवाइडेड बाय टी प्लस 2 इज इक्वल टू 1। अब आप पूरी इक्वेशन को t इंटू टी प्लस 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और लेफ्ट साइड पर आप एलसीएम भी ले सकते हैं कुछ इस तरह से, t इंटू टी प्लस 2। यहां पर t कैंसल, 24 विल बी मल्टीप्लाइड विद t प्लस 2 माइनस t प्लस 2 कैंसल, 24 t इज इक्वल टू 1। अब आप कहेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये अल्फाज भी दुरुस्त हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि हम पूरी इक्वेशन को t इंटू टी प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दें, लेफ्ट साइड पर ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा और राइट साइड पर आ जाएगा t इंटू टी प्लस 2। न्यूमरेटर 24 इंटू टी प्लस 2 माइनस 24t इज इक्वल टू t इंटू टी प्लस 2। स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट परफॉर्म करते हैं। 24t प्लस 24 2s आर 48 माइनस 24t इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t। अब यहां पर कैंसलेशन हो रही है, 24t माइनस 24t, ये कैंसलेशन 48 को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं, हमारे पास आ जाएगी एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन t के अंदर।
टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 48 इज इक्वल टू 0। टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 48 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन। स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिडिल टर्म ब्रेक करने का सोचें, हमें प्रोडक्ट चाहिए माइनस 48 और सम या डिफरेंस चाहिए प्लस 2। शाबाश, इट विल बी जी प्लस 8 माइनस 6। टी स्क्वायर प्लस 6t सॉरी प्लस 8t माइनस 6t माइनस 48 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन आ रहा है t, इट विल बी t प्लस 8 और माइनस 6 t प्लस 8 इज इक्वल टू 0। t माइनस 6 और t प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहां से मैं आपको बार बार बता चुका हूं, जब भी दो या दो से ज्यादा फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो तो आपको हर उस फैक्टर को इक्वल टू 0 लेना है जिसके अंदर वेरिएबल मौजूद हो। यहां पर दोनों के अंदर वेरिएबल मौजूद है। t माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और t प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अगर किसी फैक्टर के अंदर वेरिएबल मौजूद ना हो तो आपको उसे इक्वल टू 0 नहीं लेना। मैं बार बार बता चुका हूं। फर्ज करें यहां पर लिखा होता 5, ये हो जाते 3 फैक्टर्स, तो 5 इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। हां, वेरिएबल हो साथ तो फिर हो जाना था। दूसरी बात, केसेस उस वक्त बनते हैं जब प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो। अगर प्रोडक्ट इक्वल टू नॉन जीरो हो तो आप केसेस नहीं बना सकते। लेकिन कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं कि यहां पर अगर कोई 0 के अलावा भी नंबर हो तो दो केसेस बना के बैठ जाते हैं, और यह है कॉमन मिस्टेक। इस तरह नहीं करना। t की वैल्यू आ गई 6 और यहां से t की वैल्यू आ गई माइनस 8। स्टूडेंट्स, अगर तो हम सिंपल इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो तो ये दोनों t की वैल्यूज दुरुस्त हैं, ये दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होंगी। लेकिन हमने यहां पर t को एक खास रोल दिया था, और वो t का रोल क्या है? हमने कहा था कि t टाइम है 48 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए। अब t अगर टाइम है तो टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। हम इसके साथ लिखेंगे नॉट एडमिसिबल, हमें यह काबिल कबूल नहीं है। एज t इज टाइम, यह है हमारी जायज वैल्यू जो कि हम कबूल करेंगे। हम यहां लिखेंगे सो टाइम टेकन टू ट्रैवल 48 किलोमीटर इज इक्वल टू 6 आवर्स। हमने जो टाइम लेट किया था वो आवर्स में था। स्टूडेंट्स, दिस इज आवर फाइनल आंसर। यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ मजीद प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।